साथियों नमस्कार। आज हम प्रियदर्शन जो कि बीबीसी हिंदी के लिए लिखते हैं के लेख अर्बन नक्सल के बाद साहित्यिक नक्सल के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, गुजराती भाषा की कवियत्री पारुल खक्खर को कुछ दिन पहले तक गुजरात के बाहर कम ही लोग जानते थे, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने 14 पंक्तियों की एक कविता लिखी, सौवाहिनी गंगा, जिसके बाद अचानक वे सुर्खियों में चली आई। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान नदियों में शवों को बहाए जाने के से विचलित और आहत होकर लिखी गई इस छोटी सी कविता का रातों रात कई भाषाओं में अनुवाद हो गया। हिंदी, पंजाबी, दूसरी भाषाओं में उनके इस पाठ को उनका यह पाठ YouTube पर आ गया। लेकिन नई खबर यह है कि गुजराती साहित्यिक अकादमी की आधिकारिक पत्रिका शब्द सृष्टि के संपादकीय में इस कविता की तीखी आलोचना करते हुए इसके प्रचार प्रसार को राष्ट्र विरोधी गतिविधि बताया गया है, जिसे साहित्यिक नक्सल तत्व बढ़ावा दे रहे हैं। दिलचस्प यह है कि अपने साहित्यिक अतीत में पारुल खक्खर नक्सल तो दूर वामपंथी विचारधारा की साहित्यकार भी नहीं ठहराई जा सकती। अगर उनके लेखन की कोई कोटि बनाई जानी है तो अंततः वे दक्षिणपंथी खेमे में ही रखी जाएंगी। इस कविता और गुजरात साहित्य अकादमी के विरोध से बहुत सारी बातें समझी जा सकती हैं, जिसका वास्ता साहित्य के प्रतिरोध और सत्ता की दमन की रणनीति से है। पहली बात तो यह है कि बहुत सारे आलोचकों को कविता के मानदंडों पर वाकई पारुल की कविता बहुत महान नहीं लग सकती है, लेकिन वह दिल से निकलती है, बहुत सहज ढंग से बहुत सारे लोगों के गुस्से और क्षोभ को व्यक्त करती है और जाने अनजाने उसी पूरी व्यवस्था को सवालों से घेर देती है, जो धर्म और संस्कृति के सवालों को जोर शोर से उठाती हुई सत्ता में आई है। इस कविता में वह छटपटाहट इसलिए चली आई है कि लेखिका के मूल्यबोध में गंगा और संस्कृति को लेकर एक पारंपरिक पवित्रता का बोध है, लेकिन रचनाएं अक्सर अपने लेखकों की पकड़ से छूट जाती हैं, वे जनता की हो जाती हैं। इस दुष्यंत कुमार और अदम गोडवी की बहुत सारी गज़लें वाम चेतना के आंदोलनकारी भी इस्तेमाल करते हैं और दक्षिणपंथी भी उनको गाते हुए पाए जाते हैं। धूमिल और पास जैसे कवि किन किन हाथों और जुबानों से दोहराए जाते हैं, किसी को नहीं मालूम। सत्ता की पहली कोशिश ऐसी रचनाओं और ऐसे लेखकों को अनसुना करने की होती है। इससे नाकाम रहने पर दूसरा खेल लेखक को बदनाम किए जाने का शुरू हो जाता है। पारुल खक्खर के मामले में यह खेल शुरू हो चुका है। अभी उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं जिन्होंने इस कविता को दूसरों तक पहुंचाया, दूसरी भाषाओं में अनुदित किया। धीरे धीरे तीसरी प्रक्रिया शुरू होगी लेखक को दंडित करने की। हम याद कर सकते हैं कि कुछ बरस पहले जब भारतीय लेखकों ने अभिव्यक्ति पर हमलों के विरोध में पुरस्कार वापस करने शुरू किए तो इसे अवार्ड वापसी गैंग का काम बताया गया, जबकि इस प्रक्रिया को नज़दीक से देखने वाले जानते थे कि यह पुरस्कार वापसी बिल्कुल स्वतःस्फूर्त तरीके से, बेशक एक दूसरे से प्रेरणा लेते हुए की जा रही थी। उनके पीछे कोई सांगठनिक बल या कार्य योजना नहीं थी। दूसरी बात यह है कि कई बार सत्ता सीधे दंडित नहीं करती है, सत्ता पक्ष में खड़ी और यथास्थिति को बनाए रखने वाली ताकतें यह काम करती हैं। पारुल खक्खर के मामले में गुजरात की साहित्यिक अकादमी यह काम कर रही है, जबकि पेरूमल मुरुगन के मामले में कई दूसरे संगठनों ने यह काम किया। तमिल लेखक मुरुगन को एक
उपन्यास लिखने के लिए इस तरह प्रताड़ित किया गया कि उन्होंने अपनी मृत्यु की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि वे आगे कुछ लिखेंगे ही नहीं। बेशक उनके भीतर का लेखक और उनके साथ खड़ी शक्तियों का समर्थन ज़्यादा ताकतवर साबित हुआ और वे फिर से लिख रहे हैं। कई बार सत्ता लेखकों को सीधे जेल भेज देती है। 1949 में आज़ाद भारत के बिल्कुल प्रारंभिक वर्षों में मजरूह सुल्तानपुरी को जेल जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रमंडल में भारत के होने का विरोध करते हुए तीखे ढंग से कुछ लिखा था। बलराज साहनी को एक जुलूस में हिस्सा लेने के लिए 3 महीने जेल में काटने पड़े। इमरजेंसी के दौरान कुलदीप नैयर जैसे पत्रकार और गिरधर राठी जैसे लेखकों ने पूरी जेल काटी। 1942 में आंदोलन के दौरान फणीश्वर नाथ रेणु ने 2 साल की जेल काटी। दिलचस्प यह है कि 40 के दशक में लाहौर जाकर बस गए महान शायर साहिर लुधियानवी को अगले कुछ वर्षों में पाकिस्तान से फरार होना पड़ा, क्योंकि वहाँ की सरकार उन्हें जेल में डालने पर आमादा थी। इसके बाद वे भारत आए और यहीं के होकर रह गए। तेलुगु कवियों गदर और वरवरा राव की कहानी अभी कुछ पुरानी नहीं पड़ी है, तो लेखकों और रचनाओं के सिर पर बदनामी, बहिष्कार, जेल और जलावतनी की नियति हमेशा तलवार की तरह झूल रही है। यह दुनिया भर का सिलसिला है। असहमति की आवाज़ें सबको परेशान करती हैं। सलमान रुश्दी के सिर पर इनाम घोषित किया जाता है तो तस्लीमा नसरीन को अपना मुल्क छोड़कर भारत में पनाह लेनी पड़ती है। इस्मत चुगतई और मंटो पर केस किए जाते हैं। हबीब तनवीर के नाटकों के बीच हुड़दंग मचाई जाती है तो मकबूल फिजा हुसैन जैसे चित्रकार को देश छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। ये सिलसिला सारी दुनिया का है। दक्षिण अफ्रीका में भी बेंजामिन मोलोइस जैसे कवि को फांसी दी गई। भारत में अवतार सिंह पास को आतंकवादियों ने गोली मार दी। कन्नड़ लेखक कलबुर्गी को भी गोली मारी गई, बल्कि कलबुर्गी, पानसरे, दाभोलकर और गौरी लंकेश तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हुए हमलों के प्रतीक बन गए। लेकिन दिलचस्प यह है कि तरह तरह के आरोप, दबाव, विरोध, उत्पीड़न, मौत और मुल्क बदर होने के अंदेशे के बावजूद दुनिया भर की कलमें थकती नहीं हैं। वे कोई न कोई बहनापा या अपनापा आपस में जोड़ लेती हैं। प्रतिरोध चलता रहता है, उसका समर्थन बचा रहता है। नेहरू के दौर में मुक्तिबोध अंधेरे में लिखते हैं और धूमिल पटकथा, जिसमें संसद और सड़क की सारी विद्रूपताएं शामिल हैं। नागार्जुन नेहरू इंदिरा, लाल बहादुर शास्त्री से लेकर बाल ठाकरे तक को निशाने पर रखते हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। हम पाते हैं कि दुनिया भर में विरोध की ये आवाज़ें आपस में मिल रही हैं और एक साझा जुबान बन रही हैं। हमारे लिए नाजिम हिकमत भी हिंदी के कवि हो जाते हैं। बर्तोल्ट ब्रेख्त और पाब्लो नेरूदा भी, मराठी के नामदेव ढसाल और बंगला के जीवनानंद दास भी, पंजाबी के पास भी और अब पारुल खक्खर भी हिंदी की कवित्री बन गई हैं। फैज़ और हबीब जालिब तो हिंदी के हैं ही। यही नहीं, इसमें पुरानी आवाज़ें भी शामिल होती जाती हैं। कबीर और खुसरो तक को हम समकालीन प्रतिरोध के स्वरों में शामिल करते जाते हैं। दूसरी तरफ सत्ता और उससे जुड़े लोग तरह तरह की भूतरी दलीलें लाते हैं। अब उनको साहित्यिक नक्सल डरा रहे हैं। शायद गुजरात की साहित्य अकेडमी को नहीं मालूम कि 70 के दशक में बंगला में चले नक्सल आंदोलन के प्रभाव में बहुत सारे लेखकों और कवियों ने अपनी रचनाएं लिखी। आलोक धनवा और मंगलेश डबराल जैसे कवि नक्सलवाद के प्रभाव की छाया में शुरुआती वर्षों में पले। यह बहस का विषय हो सकता है कि साहित्य ने नक्सल या माओवादी आंदोलन से
बस एक रोमांटिक रिश्ता जोड़े रखा। उसने इनकी अंदरूनी पड़ताल भी की, इसकी सीमाओं के उद्घाटन भी किए। लेकिन इसमें संदेह नहीं कि एक दौर में बहुत सारी बागी कविताएं वहीं से निकली। लेकिन आज जब साहित्य अकादमी साहित्य नक्सल जैसा जुमला इस्तेमाल करती है और इस नाम पर निशाने पर लिए गए लेखकों को देशद्रोही बताती है, तो इसके खतरे प्रत्यक्ष हैं। वैसे सरकारें लेखकों को डराती ही नहीं, लुभाती भी हैं। ये लुभा लिए गए लेखक फिर सरकार के पक्ष में प्रदर्शन करने लगते हैं। हम याद कर सकते हैं कि जब कुछ साल पहले लेखकों ने मंडी हाउस पर एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया, तो लेखकों की दूसरी टुकड़ी वहीं उसका विरोध करने पहुंच गई। यानी प्रतिरोध की वास्तविक आवाज़ पर भरोसा रखने वालों के सामने खतरा दोहरा है। मगर इतिहास और वर्तमान सब यही बताते हैं कि खतरों में ही असली लेखन खिलता भी है। और बढ़ते हुए दुखों के बीच कोई मामूली सी मानी जाने वाली कवित्री पारुल खक्कर सत्ता की आंखों में खलने और चुभने लगती है।